जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है जो हमें आंसर के तौर पे मिलेगी उसको हम क्या करते हैं कि दैट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोएफिशिएंट जनरली इज 0.65 किसके लिए टू ऑब्टेन द डिसॉल्व सॉल्ट कंटेन इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, हम क्या करते हैं 0.65 इस कोएफिशिएंट के साथ में जनरली हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द डिसॉल्व सॉल्ट्स इन द वाटर इन mg पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड्स इन वाटर में प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। जो कोई भी सॉलिड्स होते हैं, जो जितने भी तरह के सॉलिड्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो सस्पेंडेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे वाटर में, या तो डिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे वाटर में, या दोनों की तरीके से दोनों कंबाइंड फॉर्म में भी वो क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ सॉलिड्स सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे और कुछ सॉलिड्स डिसॉल्व फॉर्म में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर हमारा रहेगा बोथ ए एंड बी। द सॉलिड्स विच आर अवेलेबल ऑन द फिल्टर इज, हम क्या करते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। तो जो फिल्टर के ऊपर जो सॉलिड्स रिटेन कर जाते हैं उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज या फिर डिसॉल्व इम्प्योरिटीज या बोथ एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे इम्प्योरिटीज जो कि फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, पास ऑन नहीं हो जाते हैं, फिल्टर के ऊपर रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और जो फिल्टर में से पास हो जाते हैं, वाटर के साथ में चले जाते हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। तो क्वेश्चन में हमसे कौन सी इम्प्योरिटीज पूछा है, ऐसे कौन से इम्प्योरिटीज हैं, ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। द टोटल सॉलिड्स इन पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड, टोटल सॉलिड की वैल्यू पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, 1000 mg पर लीटर, 1500 mg पर लीटर, 2000 mg पर लीटर या 5000 mg पर लीटर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है टोटल सॉलिड्स की पोर्टेबल वाटर के अंदर, 1000 mg पर लीटर। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रखना है। देखो टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ द सॉलिड सस्पेंडेड एज वेल एज द डिसॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय इवापोरेटिंग अ सैंपल ऑफ वाटर एंड वेइंग द ड्राई रेसिड्यू लेफ्ट। हम क्या करेंगे, जो भी वाटर है सैंपल वाटर, उसको हम क्या करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, जिसकी वजह से वाटर वहां से इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो भी सॉलिड्स रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वहां पर बच जाएंगे, और जो कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट हुआ है, जो कोई भी सॉलिड्स वहां पर बचे हैं, उनको वेट कर लेंगे। द सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी फाउंड बाय फिल्टरिंग द वाटर सैंपल एंड वेइंग द रेसिड्यू लेफ्ट। हम सस्पेंडेड सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, जो कोई भी वाटर सैंपल है उसको हम फिल्टर से पास ऑन करेंगे, और फिल्टर के ऊपर जो कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट कर जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। तो वो कौन से सॉलिड्स रहेंगे, हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें पता चल जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सॉलिड्स एंड द सस्पेंडेड सॉलिड्स विल देन रिप्रेजेंट नथिंग बट द डिसॉल्व सॉलिड्स। दो तरह के सॉलिड्स है ना हमारे, एक है सस्पेंडेड सॉलिड और एक है डिसॉल्व सॉलिड्स, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल सॉलिड्स। तो टोटल सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, हम हीट अप करेंगे वाटर को, वाटर सैंपल को हीट कर देंगे, जो भी सॉलिड्स बचेंगे वाटर के इवापोरेट होने के बाद में दैट विल बी द टोटल सॉलिड। अब हम टोटल सॉलिड पता चल गया, अब हम सस्पेंडेड सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, फिल्टर में से वाटर सैंपल को पास करेंगे, जो सॉलिड्स फिल्टर के ऊपर रिटेन कर जाएंगे उनका वेट करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब टोटल सॉलिड का वैल्यू और सस्पेंडेड सॉलिड का वैल्यू हमें पता है, इन दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएंगे, डिसॉल्व सॉलिड्स। देखो द टोटल परमिसिबल अमाउंट ऑफ द सॉलिड्स इन वाटर इज जनरली लिमिटेड टू 500 ppm। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 500 ppm तक का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक के अलाउ कर सकते हैं, 1000 ppm तक के ही हम अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेदर इज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जिसकी वजह से लेदर सोप जो बनता है हमारा वो कम होता है, वो प्रिवेंट होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, पीएच, हार्डनेस, टर्बिडिटी या कलर। तो हमारा आंसर है यहाँ पर हार्डनेस। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच लेदर का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज्यादा हार्ड वाटर रहेगा उतना कम,
वहां पे सोप का फॉर्मेशन होगा, और जितना कम हार्ड वाटर होगा उतना ज्यादा वहां पे सोप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो ये हार्डनेस है। हार्डनेस की दो टाइप है एक्चुअली। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेदर, और इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस किस वजह से इंट्रोड्यूस होती है वाटर के अंदर हमारी? कार्बोनेट्स ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, ये दो कंपाउंड्स किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, इसकी वजह से हार्डनेस इंट्रोड्यूस होती है। और हार्डनेस की दो टाइप है, आपने याद रखना है हमेशा, एक है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से कॉज होती है? इट इज कॉज्ड बाय द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस कॉज होती है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है हमेशा। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ऐसे दो टाइप है हार्डनेस के। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होता है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस में भी डिटरमाइंड बाय द सोप टेस्ट। एक टेस्ट है सोप टेस्ट, उसके जरिए से हम हार्डनेस फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IS EDTA, EDTA इसका फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA मतलब क्या? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। Method is used to decide the total hardness of the water sample. Okay, there is a difference between total hardness, temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness मतलब hardness due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium is called as the temporary hardness. और permanent hardness किसको बोलेंगे? Hardness due to the presence of sulfates, chlorides and nitrates of calcium and magnesium is known as the permanent hardness. Temporary hardness, the hardness can be removed by the simple boiling or by adding lime to the water. टेम्पररी, देखो नाम से ही पता चल रहा है ये हार्डनेस क्या होती है, वाटर के अंदर टेम्पररी होती है, मतलब इसको रिमूव करना हमारे लिए सिंपल है। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस को? हम सिंपल अगर बॉइलिंग करें या फिर हमने उसके अंदर लाइम ऐड कर दिया तो टेम्पररी हार्डनेस हमारे वाटर में से खत्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सिंपल बॉइलिंग, इट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगी। टेम्पररी हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोनेट हार्डनेस, ये नाम आपने हमेशा याद रखना है। टेम्पररी हार्डनेस का और एक दूसरा नाम क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कॉजेज डिपोजिशन ऑफ द स्केल्स इन द बॉयलर आफ्टर बॉइलिंग। ये बॉयलर्स के अंदर क्या करती हैं? स्केलिंग इफेक्ट करती है टेम्पररी हार्डनेस। और टेम्पररी हार्डनेस का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस का दूसरा नाम क्या है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए हार्डनेस से रिलेटेड। हार्डनेस क्या होती है, किस वजह से होती है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, EDTA का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी बातें आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ वाटर। दिस इज एसिडिटी ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। द मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ वाटर विल बी एट pH 7, 14, 0, 7 to 14। pH का जो स्केल होता है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 14 है, और 0 से 7 तक के ये एसिडिक रेंज है और 7 से 14 तक के ये क्या है? बेसिक रेंज है। और 7 पे क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? द मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा एसिडिक वाटर किस pH वैल्यू पे रहेगा? तो 0 से 7 तक के एसिड होता है, 7 पे क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो जैसे जैसे हम 7 से पीछे की तरफ आएंगे ना, तो वाटर की एसिडिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर हमसे आपसे पूछे कि एक वाटर है जिसका pH है 5, एक दूसरा वाटर है जिसका pH है 4, तो दोनों में से कौन सा वाटर ज्यादा एसिडिक है? तो जो जिस वाटर सैंपल की वैल्यू 4 है ना, वो वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर सबसे pH की मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा एसिडिटी। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें 0 मिल रही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? 0। ऐसा वाटर सैंपल जिसकी pH वैल्यू आपको 0 मिल रही है मतलब वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिड वाटर हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे 0 से pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी, और 7 पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और 7 से जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ेगी, वाटर की जो बेसिक में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा बेसिक वाटर कब होगा? जब pH की वैल्यू 14 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज।
जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं उसका पीएच का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 to 9, 5 to 7, 6.5 to 8.5 या 5.5 to 7.5। आपने याद रखना है कि पीएच का वैल्यू जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो कितना होना चाहिए, 6.5 to 8.5, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। देखो, क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू कम ज्यादा हो तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा उसका इफेक्ट होता है। पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा एसिडिक वाटर हम यूज करोगे तो भी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, ज्यादा बेसिक वाटर आप यूज करोगे तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ वाटर इज आउटसाइड द परमिसिबल रेंज, जो भी हमने परमिसिबल रेंज देखी अगर उससे ज्यादा है तो क्या होगा, दैट वाटर इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर यूज, हम यूज के लिए हम उसको कंफर्टेबली यूज नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो इट कॉजेज डिसटेस्ट एंड कोरोजन, टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है और कोरोजन का इफेक्ट भी हो जाता है उसमें पाइप के अंदर। इफ वाटर हैविंग पीएच ग्रेटर देन 9.2, अगर हमने ऐसा वाटर कंज्यूम किया जिसकी पीएच वैल्यू 9.2 से ज्यादा है तो क्या होगा, इट कॉजेज ब्लीडिंग इन द स्टोमक। तो अगर हमने ऐसा वाटर कंज्यूम किया जिसका पीएच 9.2 से ज्यादा है तो वो वाटर हमारे पेट के अंदर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, खून बहना शुरू हो सकता है हमारे पेट के अंदर। तो ऐसा वाटर हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए जिसका पीएच मोर देन 9.2 है। इफ pH इज लेस देन 6.5, अगर pH का वैल्यू अब यहाँ पर कम का इफेक्ट बता रहा है, pH इज लेस देन 6.5 एंड PVC पाइप्स आर यूज्ड टू कैरी सच वाटर, द लीड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीवीसी मटेरियल। नॉर्मली हमारे घर की जो पाइपिंग वगैरह की जाती है प्लम्बिंग सिस्टम की, वो पीवीसी पाइप्स में होती हैं, और अगर पीएच 6.5 से कम है वाटर का, उसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये वाटर क्या करता है, जो पाइप बना हुआ है ना पीवीसी, उसके अंदर लीड भी होता है, तो ये क्या करता है, उस पाइप में से लीड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और पानी के साथ में वो मिक्स हो जाता है, और वो लीड मिक्स किया हुआ वाटर फिर क्या कर लेते हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं। और लीड आपको पता है, लीड है और आर्सेनिक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये इसकी वजह से, दीज आर द कंपाउंड्स कॉजिंग कैंसर, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये दीज आर द इफेक्ट। अगर पीएच से पीएच 9.2 से ज्यादा है तो ब्लड हमारे स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर पीएच लेस देन 6.5 हम कंज्यूम कर सकते हैं करेंगे तो वाटर का पीएच का वैल्यू अगर 6.5 से कम है तो जो लीड होगा पीवीसी पाइप में का वो एक्सट्रैक्ट होकर वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, द नाइट्रोजन इन वाटर मे बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, फ्री अमोनिया, अल्बुमिनॉइड, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो नाइट्रोजन है ना वो इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकती है। पहला क्या फॉर्म है, फ्री अमोनिया के तौर पे अवेलेबल हो सकता है, या तो अल्बुमिनाइड के तौर पे अवेलेबल हो सकता है, या तो नाइट्राइट्स के तौर पे अवेलेबल हो सकता है, या फिर नाइट्रेट्स के तौर पे अवेलेबल हो सकता है। इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट में नाइट्रोजन वाटर के अंदर अवेलेबल हो सकता है। देखो ये क्या होता है, फ्री अमोनिया, अल्बुमिनाइड। अल्बुमिनाइड अमोनिया का दूसरा ही नाम है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी कहते हैं अल्बुमिनाइड को, या फिर नाइट्राइट्स और या तो फिर नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन कंटेंट, एक्चुअली जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वाटर के अंदर, ये क्या हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में इंडिकेशन देता है। इससे हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस स्टेज के ऊपर चल रही है। ये नाइट्रोजन के ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, इन डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से हमें पता चलता है कि वाटर की क्या एक्टिविटी चल रही है, किस स्टेज के ऊपर हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। देखो, द फ्री अमोनिया, अगर फ्री अमोनिया हमें वाटर में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर इन दोनों की क्या चलती है, लड़ाई चलती है। तो अगर हमारे पास में हमारे वाटर से सैंपल के अंदर अगर हमें फ्री अमोनिया दिख रहा है, फ्री अमोनिया टेस्टिंग करने के बाद पता चल रहा है कि फ्री अमोनिया अवेलेबल है, तो इसका मतलब वहां पर अभी डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक पहली स्टेज के ऊपर डिकम्पोजिशन है अभी। ठीक है, दस इंडिकेटिंग द रिसेंट पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन अभी अभी हुआ है, जल्दी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। और कभी हमारे पास में हमारे वाटर सैंपल में अल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वाटर बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड। अगर अल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन है तो इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन होने का कुछ टाइम गुजर चुका हुआ है, फर्स्ट स्टेज डिकम्पोजिशन हो चुकी हुई है, अब क्या है, ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है अभी, किसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो रहा है, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है,
अगर अल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन हमारे पास में प्रेजेंट है वाटर सैंपल के अंदर, इसका मतलब फर्स्ट स्टेज गुजर चुकी हुई है और सेकंड स्टेज का स्टार्टिंग हो रहा है। जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन अब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और अगर नाइट्राइट प्रेजेंट है, थर्ड वाला जो फॉर्म है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट क्या इंडिकेट करेगा, द प्रेजेंस ऑफ पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्राइट है, इसका मतलब अब डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का स्टार्ट हो चुका हुआ है और पूरा खत्म नहीं हुआ है, आधा खत्म हो चुका हुआ है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आधी खत्म हो चुकी हुई है। और अगर नाइट्रेट अवेलेबल है, नाइट्रेट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। और कभी नाइट्रेट हमें मिल रहा है वाटर सैंपल से अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन वहां से हो चुका हुआ है। तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है नाइट्रोजन कंटेंट जो कोई भी हमारे वाटर सैंपल का है, उससे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन है तो कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन है, और उस फॉर्म की वजह से हमें पता चलेगा कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस स्टेज के ऊपर है। फ्री अमोनिया है मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी पॉल्यूशन रिसेंटली हुआ है और अभी ये फर्स्ट स्टेज है डिकम्पोजिशन की। अल्बुमिनाइड नाइट्रोजन है या तो फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अब स्टार्ट होगा। नाइट्राइट अवेलेबल है, इसका मतलब कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन वो डिकम्पोजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाइट्रेट्स अवेलेबल हो रहा है, दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो चुका हुआ है। तो ऐसे नाइट्रोजन के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एमपीएन इज। एमपीएन का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर, मिनिमम प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर या मिक्स प्रोबेबल नंबर। आपको याद रखना है एमपीएन का फुल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या वेरियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।